गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। 5 मिनट बाद फिर कल स्टार्ट करते हैं क्लास। आज भी आवाज आपको ऐसे ही सुनाई देगी। आज तक कुछ देरी है, इसके बाद फिर सब सही हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में यूनिट बोलते हैं, और विभिन्न मात्रक प्रणालियां पढ़ेंगे। ये सब चीजें पढ़ी हुई हैं आप लोगों ने, कोई नई चीज नहीं है। विभिन्न मात्रक प्रणालियां डिफरेंट यूनिट सिस्टम्स, एक करके हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। ज्वाइन हो जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार ग्रुप में डाल दीजिए, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। बच्चे कम क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं पढ़ना है तो बता दो, फिर हम रिकॉर्डिंग क्लासेस भेजें। यहाँ आके वेट करना फिर वो बेकार लगता है ना। जो जुड़ जाते हैं टाइमिंग से उनके लिए प्रॉब्लम होती है, फिर डाटा भी खर्च होता है आपका। तो टाइम से आ जाइए, नहीं तो फिर हम रिकॉर्डिंग क्लासेस अपना भेजें, मेरा भी टेंशन कम रहेगा। क्योंकि इतने डिस्टर्बेंस में क्लास लेना टॉपिक डाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं। जिसको आना होगा आएगा ही। पहला टॉपिक जो है इसी पहले चैप्टर का ही है। कल तक जहाँ तक पढ़ा गया था उसके आगे की बात कर रहे हैं। कल हम लोगों ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखे थे, जिसमें वेट था, मास था, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, लीनियर मोमेंटम, वर्क, एनर्जी, पावर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, पाथ ऑफ मोशन क्या होता है, स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट क्या होता है, बॉडी, रिजिड बॉडी क्या होती है। ये सब चीजें कल पढ़ा गया था। उसी के आगे नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, ये नया टॉपिक है यूनिट। यूनिट से क्या अभिप्राय है? जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भौतिक राशि है, उसको व्यक्त करने के लिए एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। मान लीजिए कि 20 है, 20 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, बट इसके साथ साथ एक संख्यात्मक मान के साथ साथ हमको उसका मात्रक भी जानना होता है। जो मात्रक होता है वो व्यक्त करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट के बारे में। तो ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। संख्यात्मक मान जिसे बोलते हैं। इसके साथ साथ एक यूनिट डिस्क्राइब होती है। यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे किस फिजिकल क्वांटिटीज की क्या क्या यूनिट होती है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि मतलब फिजिकल क्वांटिटी होती है। बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, आप लोग पढ़े होंगे। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान, जिसे इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू बोला जाता है, के साथ उसका मात्रक, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उसके संख्यात्मक मान के साथ उसका मात्रक, ब्रैकेट में यूनिट लिख लेना, होना जरूरी होता है। नेक्स्ट लाइन से लिखना, किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड
जिसने भी सेटअप किया एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है जिसके अंदर 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं। किसी भौतिक राशि का मात्रक एक मानक होता है, ठीक है, जिसको हम लोग अगर जनरल इक्वेशन फॉर्म में देखा जाए Q इज इक्वल्स टू एन यू बोलते हैं, एन क्रॉस यू, जहाँ एन एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और यू जो मेरा यूनिट है। अब आइए देखते हैं विभिन्न मात्रक प्रणालियां कौन कौन सी मात्रक प्रणालियां होती हैं। आप लोगों को पता होगा MKS होता है, CGS होता है, FPS होता है, SI होता है, स्टैंडर्ड विभिन्न मात्रक प्रणालियां कौन कौन सी होती है। MKS मतलब मीटर किलोग्राम पर सेकेंड। दूसरी होती है CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तीसरी होती है FPS फुट पाउंड सेकेंड। और जो फोर्थ होती है वो मेरी SI प्रणाली होती है। ठीक है, ये 4 हमारी यूनिट सिस्टम्स होते हैं जिसमें हम लोग को जो पढ़ना तो हमको तीनों चारों ही है, बट ध्यान रहना चाहिए कि हम लोग को क्या क्या कहाँ पे क्या क्या यूज हो रहा है। ज्यादातर जो यूनिट सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं वो SI यूनिट सिस्टम पढ़ते हैं, और SI यूनिट सिस्टम के अंतर्गत इतना नोट कर लीजिए, फिर मिटाते हैं। SI प्रणाली या SI सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या चीज होते हैं। 7 मूल मात्रक होते हैं, 2 पूरक मूल मात्रक होते हैं, और जो शेष होते हैं वह व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक है, अभी 7 मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। पहले तो ये पूछता है कोई कि मूल मात्रक बोलते किसे हैं, तो मूल मात्रक हेडिंग डाल के लिख लो। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं मूल मात्रक हेडिंग डालिए और उसमें लिखिए मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं मूल मात्रक को इंग्लिश से फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल मात्रक फंडामेंटल क्वांटिटी। मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, तथा
तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मूल मात्रक 7 प्रकार के होते हैं, और वो 7 प्रकार के मूल मात्रक होते कौन कौन से हैं, इसी के बाद उस 7 मूल मात्रक याद कर, नोट कर लीजिए। एक टेबल बना के अगर नोट करना चाहते हैं तो टेबल बना के नोट कर लीजिए। सीरियल नंबर, फंडामेंटल, क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, और सिंबल। हिंदी वाले नोट कर लेंगे। ये क्रम संख्या है, ये जो है मूल राशि है, ये मूल मात्रक है, और ये संकेत। इसको कैसे दिखाते हैं? तो पहला जो मेरा वो है लंबाई या लेंथ, जिसकी यूनिट होती है मीटर, और इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। दूसरा होता है द्रव्यमान, इंग्लिश में मास बोलते हैं, इसे किलोग्राम से निर्देशित करते हैं, और इसको केजी से दिखाते हैं। तीसरा समय, टाइम, जिसको सेकेंड से दिखाते हैं, और इसको स्मॉल से दिखाते हैं। फोर्थ होता है विद्युत धारा, या इलेक्ट्रिक करंट, जिसे एम्पियर से दिखाते हैं, और इसको कैपिटल ए से निर्देशित करते हैं। 4 लिख लिए। 5वां तापमान होता है, टेम्परेचर, जिसे केल्विन से दिखाते हैं। वैसे तो बहुत सारे डिग्री होते हैं, इसके होते हैं ये डिग्री सेल्सियस, केल्विन, ठीक है, फ़ारेनहाइट। वो सब धीमे धीमे आगे पढ़ेंगे, किससे किससे के साथ साथ क्या रिलेशन होता है, सब देखा जाएगा। इसको कैपिटल के से दिखाते हैं। 6 होता है ज्योति तीव्रता, जिसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। उसे कैंडेला से निर्देशित करते हैं, और दिखाते हैं स्मॉल सिटी से। 7th होता है पदार्थ की मात्रा, इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से दिखाते हैं।
निर्देशित स्मॉल MOL से करते हैं। ना लिखती है। इसके अलावा दो पूरक मूल राशि होती हैं, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज और होती हैं। सात ये होती हैं, दो और होती हैं पूरक मूल मात्रक जिसे बोलते हैं। उसे इंग्लिश में भी फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, कोई अलग नाम नहीं दिया गया है। इसी के आगे लिख लो 8वां करके, या अलग से लिखना हो तो अलग से पूरक मूल मात्रक लिख लो। समतलीय कोण, इंग्लिश में प्लेन एंगल, और एक घन कोण होता है जिसे सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है प्लेन एंगल की रेडियन, और इसकी होती है स्टेरेडियन। इसको दिखाते स्मॉल RAD से है, और इसको दिखाते हैं स्मॉल SR से। ठीक है, तो इस प्रकार 7 मूल मात्रक में 7 मूल मात्रक प्लस 2 पूरक मूल मात्रक करके टोटल 9 तरह के मूल मात्रक होते हैं या मूल राशियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे व्युत्पन्न राशियां होती हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए व्युत्पन्न मात्रक। नेक्स्ट हेडिंग व्युत्पन्न मात्रक, इंग्लिश में लिख लीजिए डेराइव्ड यूनिट्स। कौन कौन सी डेराइव्ड यूनिट होती है? पहले डेराइव्ड यूनिट होती है कौन कौन सी है? जैसे कि मूल मात्रक में हम लोगों ने लिखा कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं तथा वे किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं। बट जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, लिख लो आगे, ये ऐसे मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों का उपयोग किया गया हो। व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक मूल मात्रकों मतलब फंडामेंटल यूनिट्स का उपयोग किया गया हो, वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण के लिए देख लीजिए क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। उदाहरण लिख लीजिए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। घनत्व मतलब डेंसिटी। डेंसिटी का मात्रक किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सब होते हैं। तो एक एक करके सबका यूनिट नोट करते जाओ उसी नीचे। पहले क्या था? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। हिंदी वाले क्षेत्रफल लिखते चलिएगा, जो इम्पोर्टेंट होगा वो लिखवाएंगे, सब नहीं लिखवाएंगे। तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर
फिर है आयतन, वॉल्यूम जिसे बोलते हैं, उसका मीटर क्यूब होता है। तीसरा वेग, जिसे वेलोसिटी कहते हैं, मीटर पर सेकेंड। फोर्थ त्वरण, एक्सीलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिफ्थ होता है बल, मानी फोर्स, जिसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी को हम लोग न्यूटन बोलते हैं। नोट कर लिए। नेक्स्ट, सिक्स्थ कार्य, इसमें वर्क बोलते हैं। ठीक है, इसका जो होता है न्यूटन मीटर होता है, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल बोलते हैं। सेवन शक्ति, मतलब पावर, और कल बताए थे जूल पर सेकेंड, इसी को वाट बोलते हैं। एर्थ है घनत्व, मीन्स डेंसिटी। केजी पर मीटर क्यूब। नाइन्थ बल आघूर्ण, मतलब मोमेंट फोर्स। इसको न्यूटन मीटर से दिखाते हैं। टेंथ है मेरा गतिज ऊर्जा, मीन्स काइनेटिक एनर्जी। जिसको हमेशा ऊर्जा जो भी होगी उसको हमेशा जूल से दिखाएंगे। नेक्स्ट है 11 संवेग, इंग्लिश में मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी होती है। ठीक है, और मास को हम लोग केजी से दिखाते हैं और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड से, तो केजी मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। 12th होता है फ्रीक्वेंसी, जिसे आवृत्ति बोलते हैं। ये टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1 टाइम पीरियड होता है। ठीक है, समय अंतराल 1/, समय अंतराल को ही फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसकी आवृत्ति बोलते हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकंड इनवर्स, और इसी सेकंड इनवर्स को हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आप लोग देखे होंगे, फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट 13 है कोण। कोण की डेफिनेशन होते हैं एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बटा रेडियस, मतलब चाप बटा त्रिज्या। ठीक है, और चाप का मात्रक हम लेंगे मीटर, तो इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, तो मीटर मीटर 1 हो जाएगा। ठीक है, बट इसको दिखाते किससे हैं ज्यादातर, अगर प्लेन एंगल है
जैसे भी पढ़ा गया है पूरा कुल मात्रा में कि प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन से दिखाते हैं, तो इसको रेडियन से दिखाते हैं, कहीं कहीं डिग्री से भी दिखाते हैं, लेकिन जो उसकी यूनिट होती है वो रेडियन ही कहलाती है। नोट कर लीजिए, वीडियो आपको रिकॉर्ड मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर नोट नहीं हो पा रहा है तो रिकॉर्डिंग वीडियो से भी नोट्स बनाए जाते हैं। एक वीडियो को अगर 2 बार देख लोगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट सब क्लियर होगा चलेगा। 14th, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। एंगुलर वेलोसिटी इसका होता है रेडियन पर सेकेंड। फिफ्थ होता है कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट 16वां होता है दाब, जिसे प्रेशर बोलते हैं। इसका होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। सेवेंथ है जड़त्व आघूर्ण, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, मतलब केजी मीटर स्क्वायर। 18th है मेरा आवेश, जिसे चार्ज बोलते हैं, और इसका कूलम्ब होता है। ये सब चीजें आप लोगों को पता होगी, बोरियत लग रहा होगा लेकिन पता रहनी चाहिए, क्योंकि एक बार रिवीजन करना जरूरी है। रिवीजन नहीं होगा, क्योंकि इस मैकेनिक्स में इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज तो इंपॉर्टेंट रहती हैं, बट अगर आपको यूनिट नहीं पता है, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप भले ही उस न्यूमेरिकल कर लिया और यूनिट गलत लिख दी हो तो उसमें भी नंबर कटता है। ठीक है। 19th है पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव या बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। 20 मेरी है विकृति, स्ट्रेन। डायमेंशनलेस नंबर होता है, पता है आपको डायमेंशनलेस नंबर किसे बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है ये कैसे निकालते हैं, माप में परिवर्तन बटा प्रारंभिक माप, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को ही हम लोग विरूपण या स्ट्रेन कहते हैं, विकृति या स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना चेंज आया बटा उसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, इनिशियल लेंथ क्या था, उन दोनों के रेशियो को हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। इसका कोई मात्रक नहीं होता, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ये। 21 है मेरा प्रतिबल, ये भी एक तरह का फोर्स होता है, एक तरह का दाब होता है, और इसलिए इसका मात्रक भी प्रतिबल, इंग्लिश में स्ट्रेस बोलते हैं। इसका भी हम लोग पास्कल ही लिखते हैं, पास्कल को पी ए से दिखाते हैं, पूरा ना लिख के हम लोग उसको पी ए से दिखाते हैं। नेक्स्ट है 22वीं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट।
फॉर्मूला जानते ही होंगे आप लोग, Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T होता है। यहाँ पे C मेरा जो होता है वो विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो C इक्वल्स टू हो जाता है Q बटा M इंटू डेल्टा T। तो Q क्या हो गया, Q मेरी ऊर्जा है, ऊष्मा है, ठीक है। तो Q कैलोरी हो गया बटा kg, और ये डिग्री सेल्सियस, इसका हो जाता है क्या, कैलोरी प्रति kg डिग्री सेल्सियस। अब इसी कैलोरी को हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक कैलोरी में कितना जूल होता है, अगर इसको जूल में बदलना चाहें, जूल प्रति केजी डिग्री सेल्सियस, तो एक कैलोरी में होता है 4.18 जूल, ठीक है। इससे हम लोग इसको जूल में भी बदल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरा विद्युत क्षेत्र। तेईसवां, वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, बल बटा आवेश। तो बल का हो जाएगा न्यूटन और आवेश का हो जाता है कूलॉम, तो न्यूटन पर कूलॉम, ठीक है। ये न्यूटन है, ये कूलॉम है। नेक्स्ट मेरा है विभव, पोटेंशियल। इसका वोल्ट होता है। पोटेंशियल बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, दो अगर दो दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं तो उसे पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, उसका भी वोल्ट ही होता है। नेक्स्ट है 25वां, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। तो सब पता है कि ओम होता है, इसको ऐसे दिखाते हैं। 26वां है मेरा श्यानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होता है, जब कोई भी तरल पदार्थ कोई भी तरल पदार्थ बहता है तो उनके दो लेयर्स के बीच की जो दूरी होती है वो उनके स्ट्रेन रेट के इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। वो पढ़ेंगे हम लोग आगे, विस्कोसिटी क्या होता है, कैनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, गतिक श्यानता क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है पास्कल इंटू सेकेंड। नेक्स्ट है 27वां, जिसे बोलते हैं धारिता या कैपेसिटेंस। इसकी यूनिट होती है फैरेड, कैपिटल एफ से दिखाते हैं फैरेड को। नेक्स्ट 28वीं, 29वीं और 30वीं। 28वीं है मेरी प्रेरकत्व, प्रेरकत्व जिसे इंग्लिश में इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वो हेनरी होती है, इसको कैपिटल एच से दिखाते हैं। नेक्स्ट है गुप्त ऊष्मा, जिसे इंग्लिश में लेटेंट हीट बोलते हैं। और इसकी यूनिट होती है कैलोरी पर केजी, इसको भी जूल में बदल सकते हैं।
और तीसरी होती है मेरी रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। जब भी किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो बॉडी की जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ती है। कुछ चीजें बढ़ती हैं, कुछ चीजें घटती हैं। तो कितनी घटती बढ़ती हैं उसी उसी का मात्रक होता है, उसे बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कितनी बॉडी एक्सपेंड हुई है। ठीक है, इसको दिखाते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस इनवर्स, मतलब 1/डिग्री सेल्सियस। तो ये इतने प्रकार के व्युत्पन्न मात्रक होते हैं मेरे। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो सदिश राशि और अदिश राशि पढ़ना है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तब जाके मेरा ये पहला चैप्टर कंप्लीट होगा और आपका रिवीजन भी एक तरह से कंप्लीट ही कहलाएगा। वो बात अलग है कि आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपकी मर्जी है, इसलिए मैंने रिवीजन करवाना नहीं छोड़ा, क्योंकि फिर बाद में आप ही लोगों में से कोई बोल देगा सर ये तो पता ही नहीं था तो वो मौका दिया ही ना जाए। नेक्स्ट है मेरी जो यूनिट है अदिश राशि, अदिश या अदिश एवं सदिश राशि बोलते हैं, या में कंफ्यूजन रहता है। अदिश एवं सदिश राशियां, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पहले हेडिंग डालिए अदिश राशि क्या होती है। लिखिए डेफिनेशन अदिश राशि की, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल उनके परिमाण की आवश्यकता होती है। वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए लिख लीजिए, उदाहरण के लिए समय, तापमान, द्रव्यमान, दूरी, चाल, शक्ति, आयतन, विद्युत प्रतिरोध, ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा, विद्युत विभव, आवेश इत्यादि। दूसरी होती है मेरी सदिश राशियां। तो वे भौतिक राशियां, हेडिंग डाल के लिख, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। उदाहरण लिख लीजिए, त्वरण, त्वरण को हम लोग सदिश राशि से बोलते हैं, क्योंकि कहीं पे एक्सलेशन लग जाएगा तो आपसे अगर पूछा जाए कि हम, जैसे मैंने बोला कि एक्सलेशन लगाओ, तो आप पूछोगे कि सर किस दिशा में एक्सलेशन लगाए। ठीक है, इसीलिए उसको ये परिमाण के साथ साथ इसकी दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो त्वरण हो गया, रेखीय संवेग हो गया, बल हो गया, आघूर्ण हो गया। ठीक है, बल मतलब फोर्स, आघूर्ण मतलब मोमेंट, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड इत्यादि। इन सभी राशियों में हम लोग को परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी के साथ साथ दो अलग वेक्टर्स होते हैं, दो वेक्टर्स भी होते हैं। एक इक्वल वेक्टर कहलाता है, समान सदिश, और एक होता है अपोजिट वेक्टर।
तो इसमें भी हेडिंग डाल के लिख लो, समान सदिश इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? दो समान सदिश के परिमाण तथा दिशाएं, दो समान सदिश के परिमाण तथा दिशाएं आपस में सदैव समान तथा एक दूसरे के समांतर रहते हैं। जैसे दो वेक्टर्स है मेरी, मान लीजिए कि एक वेक्टर P है और एक वेक्टर Q है। वेक्टर को ऐसे दिखाते हैं, तो ये दो समान सदिश राशि हो जाएंगे, सदिश राशि कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। यहाँ पे इसको लिख लेना, यहाँ पे ऐसे, वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर Q। ये दोनों हमेशा समान रहेंगी और एक दूसरे के समांतर रहती हैं, समान सदिश वाली। अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश में दो विपरीत सदिश राशियों के परिमाण, दो विपरीत सदिश राशियों के परिमाण तो समान, दो सदिश राशियों के परिमाण तो समान रहते हैं, परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं, परंतु दिशाएं विपरीत होती हैं। इसी को डायग्राम में उल्टा कर लीजिए, बस कुछ नहीं। ठीक है, ये मेरी विपरीत राशि हो गई। तो ऐसे चल के मेरा ये जो पहला चैप्टर था, ठीक है, एक ऋणात्मक वेक्टर भी होता है। ठीक है, ऋणात्मक वेक्टर मतलब मान लीजिए कि मेरे पास कोई वेक्टर था इस फॉर्म में, वेक्टर P, और इसी का एक ऋणात्मक वेक्टर बना देंगे जो कि वेक्टर P रहेगा, बट इसके आगे माइनस लग जाता है, तो ये ऋणात्मक वेक्टर कहलाता है। मतलब उनकी दिशाएं बदल देते हैं, तो उसके आगे जो भी दिशाएं बदलती, जो भी वेक्टर बदलता है उसके आगे उसका नेगेटिव साइन लग जाता है। इस प्रकार मेरा जो चैप्टर था, पहला चैप्टर जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, परिचय था, ये मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ आज के डेट में। ठीक है, वैसे तो अगर ऑफलाइन क्लासेस चलती तो एक ही दिन में कंप्लीट किया जा सकता था, बट वही है कि आप लोग को भी बोरियत महसूस ना हो, इसलिए हाफ ऑफ आवर करके, या क्योंकि कल मेरे ख्याल से काफी लंबी क्लासेस हो गई, लंबी क्लासेस क्यों हुई थी, एक्चुअली वेट करते करते वो रिकॉर्डिंग ऑन किए थे, तो वेट करते करते टाइम का पता नहीं चला, इसलिए लंबी क्लासेस हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का जो चैप्टर 2 होगा, यहाँ से मेरा मैकेनिक्स असली स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चैप्टर 2 से मेरा मैकेनिक्स असली वाला स्टार्ट हो जाएगा, जो कि है बलों के नियम। लॉ ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से बलों के नियम है, जैसे कि पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा, इसमें एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं क्या क्या पढ़ना है इसमें। पहले तुमको पढ़ना पड़ेगा कि बल क्या होते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, बल कितने प्रकार के होते हैं ये पढ़ना है। उसके बाद बलों के भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पढ़ना है हमको। ठीक है, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत पढ़ना है। फिर क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल पढ़ना है। उसके बाद हम लोग बलों के प्रकार पढ़ेंगे। फिर जो मेरा पहला लॉ आ जाता है, बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमेशा एग्जाम में पूछता है कि एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बल निकाय के बारे में पढ़ेंगे। बल निकाय में बहुत सारे बल निकाय होते हैं, जैसे कि आपका संगामी बल निकाय जिसे कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम बोलते हैं, असंगामी नॉन कॉन्करेंट समांतर बल पैरेलल फोर्स सिस्टम, फिर एक तलीय कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, फिर आ जाएगा कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, ये सब बल निकाय हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि डेफिनेशन आती है लिखने के लिए, इसी में से आपको डिस्टिंक्शन आएगी। और मैं बताता भी चलूंगा कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है लिखने के लिए, जैसे कि
पहले तो क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्स, बल की स्थानांतरण का सिद्धांत समझाइए। तो इसको ये लिखने के लिए आएगा, इसका स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद बल निकाय, जो कि 8-9 प्रकार के बल निकाय होते हैं, उनमें से किसी 2 या 3 का आ जाता है लिखने के लिए। जैसे एक तलीय बल निकाय, तो एक तलीय बल निकाय से अभिप्राय ये होता है कि जो बल है मेरे, वो किसी एक तल पे बहुत सारे बल पड़ रहे हैं। इन बलों की जो क्रिया रेखाएं होती हैं, ये एक ही समतल में होती हैं, परंतु सभी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, एक बिंदु पर नहीं मिलती हैं। ठीक है, तो एक बिंदु पर नहीं मिलेगी तो उसे कंकरेंट, नॉन कंकरेंट फोर्सेस बोल देंगे, असंगामी बल। और अगर सिर्फ एक तल पे मिलेंगी तो उसे बोल देंगे कि एक तलीय बल है। ये सब चीजें पढ़नी रहती है। उसके बाद फिर हम लोग परिणामी बल के बारे में पढ़ेंगे, बलों का संयोजन पढ़ेंगे, उसके बाद साम्यक बल तथा साम्यावस्था पढ़ेंगे। फिर हम लोग मुक्त पिंड पढ़ेंगे। जब भी किसी बॉडी की स्टडी करते हैं तो पहले उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम कि उस बल पे कौन कौन से फोर्स क्रिया कर रहे हैं, कौन सा सी क्रियाएं बल काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम, इससे न्यूमेरिकल आता है, प्लस इसके साथ इसकी स्टेटमेंट लिखने के लिए भी आता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया। बलों के निकाय, फोर्स सिस्टम इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद ये बलों के समानांतर चतुर्भुज का नियम, इसका एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले में न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, उसका फिर मेरा आ जाएगा ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, फिर लामीज थ्योरम आएगा। तो 2 3 4 चीजें हैं। फिर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस आएगा। तो देखो न्यूमेरिकल किससे बनता है, न्यूमेरिकल बनता है तुम्हारा ट्रायंगुलर इससे लामीज थ्योरम से बनता है न्यूमेरिकल, प्लस तुम्हारा इससे बनता है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस। इन दोनों वर्ड से न्यूमेरिकल बनता है और स्टेटमेंट भी लिखने के लिए आता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा स्टेटमेंट लिखने के लिए, तो स्टेटमेंट के इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक में पूछेगा स्टेटमेंट लिखने के लिए पूछेगा, एक्सप्लेन कीजिए या डिराइव कीजिए उस फॉर्मूले को, प्लस दूसरे पार्ट में उसका न्यूमेरिकल दे देगा। तो इस चैप्टर में हमको मुश्किल से मुश्किल 4-5 चीजें इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। ठीक है, और धीरे धीरे करके इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर पहला चैप्टर, इस चैप्टर पे ये चैप्टर अगर अगर ढंग से देखा जाए तो मैकेनिक्स का पहला चैप्टर चैप्टर 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अभी सब जो चीजें पढ़ाई गई थी वो सब चीजें रिवीजन फॉर्म में चल रही थी, उनकी भी जानकारी आपको होना जरूरी है। पर जो चैप्टर 2 है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर अगर आप नहीं समझ में आ पाए, फिर आगे हम लोग को मोमेंट पढ़ना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़नी है, ठीक है, फ्रिक्शन पढ़ना है, ये सब चीजें आप नहीं समझ आ पाएगी। इसलिए इस चैप्टर पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करेंगे, मतलब इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। 4 क्लास 5 क्लास जितनी भी लग जाए, इस चैप्टर को नहीं छोड़ना है ढंग से। ठीक है, इस चैप्टर को हल्के में ले लें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्लास। ठीक है, और टाइम भी मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गया, 40-45 मिनट हो ही गया है आज भी। तो ऐसे ही करेंगे, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आधे घंटे का रखेंगे कि आपको देखने में भी, बाई चांस अगर आप वीडियो देखते भी हैं तो आपको बोझ इतना महसूस हो। प्लस चैप्टर वीडियोस जब भी देखें, या तो आप यहाँ पे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट बनाना। आप कैसे रिवीजन करोगे, वीडियो देख के आप रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी उस स्टेज में नहीं हो। जैसे हम लोग का क्या, हम लोग रिवीजन कर सकते हैं वीडियो देख देख के, क्योंकि हम लोग की आदत पड़ गई। अभी आपकी आदत नहीं पड़ी हुई है। अभी तक जितनी भी क्लासेस ले रहे थे, आप तो ऑफलाइन क्लासेस लेते थे, आप नोट्स बनाते थे, फिर इसको रिवाइज करते थे। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, आपको रिवीजन करने के लिए नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और अगर बोर्ड और सडन के भरोसे बैठे हो तो वहाँ पे भी रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो साथ साथ नोट बनाते चलिए। नोट्स बनाने का 2 सिस्टम है, या तो आप यहीं पे नोट्स बनाइए, जो लिखाया जा रहा है उसको लिखिए, नहीं तो दूसरा पोर्शन आपको रिकॉर्डेड वीडियो भेज दी जाते हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो से देख के नोट्स बनाइए, लेकिन नोट्स बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल सुनी मंडे को मिलेंगे ना, मंडे को, हाँ संडे को बताना आप लोग जो भी आपको डाउट है, कुछ भी जो भी डाउट है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, या जो भी आपका डाउट है, वो एक संडे को एक सेशन रख लेते हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि संडे को हम सोचते हैं कि एक डाउट सेशन रखेंगे, नहीं तो अगर जैसे चैप्टर कंप्लीट होएगा तो संडे को एक चैप्टर का टेस्ट रखेंगे। ऐसे संडे टू संडे डाउट सेशन या क्लास टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कि आपका जो रेगुलर क्लास है वो डिस्टर्ब ना हो, प्लस आपको जो डाउट हो रहे हैं हर क्लास 3
3 दिन क्लास लेनी ही है, ठीक है। मंडे है, वेडनेसडे है और फ्राइडे है। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रेगुलर क्लास चलेगी और अपने डाउट रखते रहिए, संडे को डाउट पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा तुमको बता दीजिएगा। अब आप पहली बात तो ये बताना है, अभी क्लास बंद होने के बाद तुरंत डिस्कस करके बताओ कि डाउट सेशन रखना है कि नहीं रखना है। अगर रखना है तो एक टाइम सेट कर देते हैं, आप लोग तभी आइए, अपने डाउट्स पूछिए, क्योंकि अभी आप लोग ना वीडियो ऑन कर पा रहे हो ना ऑडियो ऑन कर पा रहे हो, क्योंकि सेटिंग लगाई गई है। तो संडे को हम लोग दोनों चीजें ऑन रख के बैठेंगे, ठीक है। 1 घंटा 1.5 घंटा जितने भी घंटे का होगा डाउट सेशन लेना होगा, क्या दिक्कत होगी आपको, कैसे क्या करना है, वो सब चीजें डाउट सेशन में पूछ कीजिएगा। तो एक बार डिस्कस करके तीनों ब्रांचेस के बच्चे, ठीक है। इंग्लिश नोट्स, हिंदी नोट्स, ये इसकी चिंता मत करो, हिंदी में नोट्स मिल रहे हैं क्योंकि मेजोरिटी हिंदी नोट्स की ही है, हिंदी वालों की है। अगर हिंदी बोलना बंद कर देंगे तो वो चिल्लाने लगेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के देखते हैं कि अगर साथ साथ इंग्लिश मीडियम का भी नोट देते चल रहे हैं तो वो भी इम्पोर्टेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर अगर दोनों दोनों लैंग्वेज नोट्स देंगे तो फिर ये जो चैप्टर हम लोग 4 क्लासेस में कंप्लीट हो पाएगा, वो चैप्टर फिर 6 क्लासेस लग जाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम वालों को मैं नोट्स क्या करूँगा, फोटो भेजते चलूंगा, या बुक प्रोवाइड की गई है, आप लोग वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। आप हिंदी वालों को देखिए सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, उसका इंग्लिश में नोट्स बना लीजिए, वो भी एक ऑप्शन है, क्योंकि दोनों लेके फिर बर्डन हो जाएगा, मेरे ऊपर बर्डन हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर बर्डन आ गया तो मैं जो चीज़ें अच्छे से समझा सकता हूँ वो नहीं समझा पाऊंगा, फिर मेरा पूरा ध्यान नोट्स हो जाएगा कि बच्चों को इंग्लिश में भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए। तो एक ही लैंग्वेज में नोट रखो, ठीक है। समझाने की गारंटी हम ले रहे हैं, हम समझाएंगे अच्छे से, ठीक है। नोट्स इंग्लिश वाले अपना नोट्स खुद बनाते रहिए। नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है फिर बताइए मुझे कि सर हाँ कोई दिक्कत आ रही है नोट्स बनाने में, ठीक है। नोट्स अगर बनाने में कोई प्रॉब्लम है फिर बताइए, नहीं तो नोट्स हिंदी वालों को मिलता जाएगा, ठीक है। तो नोट्स की चिंता मत करो, इंग्लिश वालों को बनाते चलेंगे, आप लोग नोट्स बनाते चलिए इंग्लिश वाले, और हिंदी वाले ऑलरेडी देख के अपना नोट्स बनाए, ठीक है। तो एक बार डिस्कस करके बता दो मुझे, तुरंत मैसेज कर दो मुझे कि डाउट सेशन रखना है कि नहीं रखना है, बस ये बता दो, ठीक है। चलिए।